बाथरूम का खर्चा। यूं तो हर घर में सास बहू की चिक चिक बाजी होती ही रहती है, लेकिन क्या हो जब एक घर में सास बहू के अलावा घर के मर्दों में भी लड़ाई हो। चलिए जानते हैं। नीलम अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करती थी, जिसमें उसकी बहू सौम्या, बड़ा बेटा राजीव और छोटा बेटा वरुण रहते थे। ऐसे ही एक दिन सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी नीलम वरुण की शादी की बात छेड़ती है। राजीव, मैं क्या सोच रही थी कि अब वरुण की अच्छी नौकरी भी लग गई है, वो अच्छा कमाता है, तेरी शादी हो रखी है, साथ ही अब मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों बोल रही हो? अरे इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वरुण की शादी समय से हो जाए। देख वरुण, मैंने एक लड़की देखी है, पूजा नाम है उसका। लड़की बहुत अच्छी है, एक बार तू भी देख ले, तुझे पसंद आ जाएगी तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। देवर जी, आप वो चीज़ शादी के बाद भी तो कर सकते हैं ना। वैसे भी अगर लड़की अच्छी हो तो हर मुश्किल चीज़ आसान हो जाती है। लेकिन भाभी, अभी हमारा घर भी नहीं है, अगर मैं शादी करता हूँ तो। अरे तो क्या, और घर में दिक्कत क्या है जो तू शादी के लिए मना कर रहा है? टॉयलेट भैया, बाथरूम। हमारे घर में सिर्फ एक ही टॉयलेट है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ जो भी आएगी उसको टॉयलेट की दिक्कत का सामना करना पड़े, जैसे भाभी करती हैं। वरुण की ऐसी बात सुनकर अब सब चुप हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन तभी सौम्या अपने देवर से कहती है, देवर जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और आपकी वाइफ को भी कोई परेशानी नहीं होगी। भाभी, माँ, भैया, वैसे तो मैं यहाँ से जाने की सोच रहा था, लेकिन आप लोग है कि यहीं पर रहने की जिद कर रहे हैं। जहाँ तूने अपना बचपन गुजारा है तो वहाँ से जाना चाहता है छोटे? भैया, ये जगह सही नहीं है, यहाँ का माहौल और भी बहुत कुछ है जो अच्छा नहीं है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, बस अब इस बात पर और बहस नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं अपने कमरे में एक टॉयलेट बनवाऊँगा और इस चीज़ के लिए आप मुझे नहीं रोकेंगे भैया। माँ, अब लड़की को शादी के लिए हाँ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, इस घर में दूसरा टॉयलेट नहीं बनेगा। इस घर को घर रहने दो, सरकारी शौचालय मत बनाओ, एक टॉयलेट बहुत है। तो ठीक है, जब तक इस घर में टॉयलेट नहीं बनेगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। अरे वरुण, जिद पर मत अड़ जा, इस घर में दूसरा टॉयलेट नहीं बनेगा। इस घर में नहीं बनेगा, लेकिन मेरे कमरे में तो बनेगा ना टॉयलेट। अब तो मेरे कमरे में बना कर रहूँगा। दोनों भाइयों की लड़ाई देख नीलम राजीव को ही समझाती है। अरे राजीव, मान जाना, क्यों इस घर में बहस कर रहे हो तुम दोनों? नीलम की बात सुनकर राजीव कुछ नहीं बोलता। नीलम वरुण की बात मान जाती है और इस तरह वरुण शादी के लिए मान जाता है और अपने कमरे में टॉयलेट भी बनवा लेता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब वरुण और पूजा की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने घर को काफी अच्छे से संभालती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन सौम्या अपने कमरे में लेटी अपना फोन चला रही थी, तभी उसकी दीवार से कुछ रेत उसके फोन और सर पर गिरती है। हाँ? मेरे कमरे में ये रेत कहाँ से गिर रही है? सौम्या पलटकर देखती है तो अपनी दीवार पर सीलन देखती है। सीलन की वजह से ही उसकी दीवार की परत टूटकर उसके ऊपर गिरी थी। ये सीलन कहाँ से आ रही है? आज से पहले तो सीलन कभी नहीं आई। सौम्या उस सीलन की शुरुआत देखती है और वो देखती है कि सीलन ऊपर छत से आ रही है और उसके ऊपर वाला कमरा उसके देवर का था। ये सीलन तो देवर जी के कमरे से आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवर जी का टॉयलेट लीक हो रहा है? जो भी है, एक बार ऊपर जाकर पूजा से बात करनी पड़ेगी। इतना बोलकर सौम्या पूजा के कमरे में जाती है, जहाँ वो पूजा से बात करती है। पूजा, तुम्हारा टॉयलेट लीक हो रहा है क्या? हाँ भाभी, वो क्या है ना, पता नहीं कैसे टॉयलेट का नल टपक रहा है, जिस वजह से पूरा टॉयलेट गिला है। मैंने वरुण जी को कहा है शाम को वो प्लम्बर साथ में लेकर आएंगे। वैसे आपको कैसे पता चला कि मेरा बाथरूम? क्योंकि मेरे कमरे में सीलन आ रही है और ये सीलन तुम्हारे टॉयलेट की तरफ से आ रही है, इसीलिए तो तुमसे बात करने आ गई। वैसे वरुण को बोल देना समय से ठीक करवा दे। अगर ये सीलन बढ़ती गई तो तुम्हारे जेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि जब वरुण टॉयलेट की जिद कर रहा था तब इस घर में पहले भी एक बार बहस हो रखी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं वरुण को बोलकर सब ठीक करवा दूंगी। पूजा और सौम्या अब अपनी सास के पास जाते हैं और अपना समय अपनी सास के साथ बिताते हैं। देर शाम जब राजीव घर आता है तो उसकी नजर कमरे में आई हुई सीलन पर पड़ जाती है। सौम्या, सौम्या कहाँ? अंदर तो आना जरा। राजीव की ऐसे गुस्से वाली आवाज सुनकर तुरंत सौम्या अपने कमरे में जाती है।
क्या हुआ जी? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये सीलन कहाँ से आ रही है? ना तो बारिश हुई है ना हमारा छत टपकता है, तो फिर ये सीलन कैसे? अब वो पूजा का टॉयलेट लीक कर रहा है। पूजा ने कहा है कि आज शाम ठीक हो जाएगा। राजीव सौम्या की बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप चेंज करने चला जाता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ राजीव के कमरे में सीलन तो बढ़ती ही जा रही थी। ये देख राजीव अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और वो सीधा वरुण के पास जाता है। वरुण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भैया बोलिए ना। ऐसा नहीं, तुम मेरे साथ चलो। राजीव वरुण का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है और अपने कमरे की सीलन दिखाते हुए कहता है, ये सीलन देख रहा है? अरे तेरे टॉयलेट ने मेरे कमरे की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। बहुत दिनों से शांत हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब तू बता इसका क्या करना चाहिए? लेकिन मैंने तो नल ठीक करवा दिया है, उसके बाद भी सीलन। अरे कमरे के अंदर टॉयलेट बनवाएगा तो क्या होगा? खुद तो आराम से रह रहा है। जिसको दिक्कत हो रही है उसी को पता है कि वो अपना काम कैसे करता है। अरे अभी मैं ऑफिस का काम कर रहा था, लेकिन ये दीवार झड़कर नीचे गिर गई। अब बता मैं क्या करूं? अरे भैया, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अगर आपको काम करना है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। हॉल है, माँ का कमरा है, मेरा कमरा है। मुझे जगह जगह जाकर अपना काम करने की आदत नहीं है। मुझसे मेरे ही कमरे में काम होता है। राजीव की ऐसी बात सुनकर वरुण राजीव की बात को इग्नोर करता है और वहां से अपने कमरे में चला जाता है। वरुण टॉयलेट में जाकर ये चेक करता है कि आखिर सीलन आ कहाँ से रही है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। समय बीतता है और बीतते समय के साथ अब नीलम के दोनों बेटों के बीच रोज लड़ाइयाँ होने लगी थी। इन लड़ाई को देखकर घर की औरतें भी काफी परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन राजीव और वरुण के बीच लड़ाई हो रही थी, तभी पूजा अपनी सास के पास आती है। माँ जी, मैंने अक्सर सास, बहू, देवरानी, जेठानी में ऐसी लड़ाइयाँ होती देखी है, लेकिन मैं पहली बार इनके बीच में देख रही हूँ। हमें इनकी लड़ाई सुलझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, पूजा बिल्कुल सही कह रही है। अगर हमें इस घर में शांति चाहिए तो हमें इनका सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। अरे वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर इन सबको मैं क्या करूं जो ये दोनों इस तरह लड़ना बंद कर दे। आइडिया माँ जी। दीदी, मैं इन दोनों की लड़ाई में कूद रही हूँ, बीच में आप दोनों अपनी अपनी राय देना, ठीक है? इतना बोलकर पूजा उन दोनों की लड़ाई में घुस जाती है। भैया, आप वरुण पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे जब पहले सीलन हुई थी तो इन्होंने ठीक करवा तो दी थी, उसके बाद भी आप इन्हीं बोल रहे हैं। देखो पूजा, हम दोनों भाइयों के बीच में तुम बताओ, समझी? ऐसे कैसे ना हो? अरे आप मेरे पति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं चुपचाप सुनती रहूं? अगर नहीं सुनना तो मत सुनो, लेकिन अपनी हरकत सुधार लो, समझी? तुम लोगों की वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है। इस तरह घर में सब एक दूसरे से लड़ जाते हैं। तभी बीच में नीलम कहती है, अरे बस भी करो तुम चारों, जब देखो लड़ते रहते हो। हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन कोई भी तुम लोगों के जैसे नहीं लड़ता। अरे टॉयलेट ना हुआ, जान की आफत आन पड़ी है। वरुण, तेरे बाथरूम की वजह से राजीव के कमरे में सीलन आ गई है, इसलिए उसके कमरे को ठीक करवाने का काम भी तेरा है, और साथ ही तुझे अपना टॉयलेट भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब अगर किसी ने कोई भी बहाना लेकर लड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीलम के गुस्से के आगे सब चुप हो जाते हैं और होता भी कुछ वैसा ही है जैसा नीलम कहती है, और इस तरह अब सब शांत हो जाता है। वरुण भी अब अपने भाई का कमरा ठीक करवा देता है और अपने टॉयलेट को मेंटेन करने लगता है। इस तरह फिर कभी उन भाइयों में लड़ाई नहीं होती और आखिरकार पूजा का आइडिया काम आ ही जाता है, जिसके बाद अब सब सुकून से रहते हैं। किसी की वजह से अगर कोई काम रुकता ही चला जाता है तो लोग उसे पनौती कहने लगते हैं। अरे आज हम लोगों की जूस की फैक्ट्री का माल ट्रक में लद कर शहर जा रहा है, डिलीवरी होते ही पेमेंट भी आ जाएगी। लाखों रुपए का माल है। लेकिन थोड़ी ही देर में रितु का पति दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, पिताजी, वो जूस से भरा ट्रक पलट गया, सारा जूस पास की नाली में बह गया। हे भगवान, तेरी शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो बोल ही रहा था कि इस लड़की की कुंडली बनवा लो, देखा आए दिन नुकसान। बेचारी रितु पर्दे के पीछे से ससुर की बात सुन रही थी, लेकिन करती भी तो क्या, कहती भी तो क्या। अरे रितु, क्यों उदास होती हो? मुझे भरोसा है तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। आई, 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 आई। अरे मेरे
पैर में चोट लग गई है। रितु जरा चल डॉक्टर को दिखाते हैं। रितु सास के साथ डॉक्टर के घर जा ही रही होती है कि उसका पैर फंस जाता है और वो सास पर गिर जाती है। हाय रे, पहले से ही पैर टूटा था, अब ऊपर से मेरे ऊपर गिर गई। हे भगवान उठा ले मुझे भगवान। अये, 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 कोई उठाओ तो मुझे। हाँ सासू माँ, लाइए हाथ दीजिए, यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाय रे, अब तो डॉक्टर भी चला गया होगा। अरे इस लड़की के कारण पता नहीं मैं अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाऊंगी कि नहीं। माँ, बहुत घबराहट हो रही है। कल मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू होने वाली है। पता नहीं कैसा रहेगा मेरे लिए बिजनेस। अरे क्यों नहीं बेटा, अच्छा होगा। इतनी लगन और मेहनत जो की है तूने, बस तेरी बीवी का मनहूस साया ना पड़े। अरे जब से आई है कुछ ना कुछ मनहूस होता ही चला जा रहा है। कैसी बात कर रही हो माँ? एक तो वो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए यहाँ आई है, और तुम हो कि। दिन बीतते हैं और एक दिन। निकल इस घर से, मैं कहती हूँ निकल। जब से यह लड़की मेरे घर की बहू बनी है, हर जगह घाटा, हर जगह नुकसान। कभी सास का पैर टूट रहा है तो कभी जूस का ट्रक ही गिर जा रहा है। अरे अब तो हद ही हो गई। मेरे बेटे का इतना भारी एक्सीडेंट कि वो कोमा में चला गया। वो तो शुक्र है कि जान बच गई। नहीं नहीं, हम ऐसी लड़की को अपने घर में रख ही नहीं सकते। अब तो रितु को भी लगने लगता है कि वो मनहूस है। वो चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है। चलते चलते रितु एक जंगल में झोपड़ी में पहुंच जाती है, जहां एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं। आ गए बेटी, क्यों परेशान होती है? ये तो जीवन का नियम है। इंसान हमेशा नकारात्मक चीजों को ही सुनता, देखता और समझता है। किसी की अच्छाई उसे नजर ही नहीं आती। आपने मुझे बेटी कहा है तो शरण भी दे दीजिए बाबा। मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी, बस आपके जीवन में मेरे जैसी बेटी की वजह से कुछ बुरा ना हो। साधु आंख बंद करके मुस्कुराता है और रितु उनके घर की बेटी बन जाती है। पिताजी, भोजन तैयार है, आकर खा लीजिए। बेटा, जो भोजन तूने बनाया है उसमें सांप का जहर है, वो खाकर मैं मर सकता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, खाना तो मैंने अपनी आंखों के सामने बनाया है। यहाँ तो कोई सांप आया ही नहीं। ठीक है, फिर ला मैं खा लेता हूँ। साधु खाना खाने जाता ही है कि खाना रितु के हाथ से गिर जाता है और वो खाना बिल्ली खा जाती है। बिल्ली उस खाने को खाती ही मर जाती है। नहीं पिताजी, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। मुझे इस बात का पता नहीं पिताजी। मैं ये बात जानता हूँ, खाने में जहर का मिलना और इस खाने का गिरना ये तो पहले से ही तय था। इसमें तुमने कुछ नहीं किया है बेटी। रितु समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो रोने लगती है और साधु को अपनी सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती मान लिया था। साधु मुस्कुराकर कहता है, बेटी, क्या चाहती हो तुम? क्या तुम जीवन भर यहाँ रहना चाहती हो या फिर अपने ससुराल जाना चाहती हो? पिताजी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ मेरी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझे पनौती यानी कि मनहूस ना समझे। उन लोगों को पता चले कि मैं उन लोगों का भला ही चाहती हूँ। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। तो कल मेरे साथ चलना। दोनों अगले दिन रितु के ससुराल जाते हैं, जहाँ साधु के साथ रितु को देखकर सास कहती है, अरे वाह रे करम चली, हम लोगों के घर में तूफान लाकर चैन ना मिला तुझे। जब जादू टोटका करने के लिए ये बाबा बाबा बुलाकर किसी को लेकर आई है। नाना माँ जी, ये तो मेरे धर्म के पिताजी हैं, मुझे ससुराल वापस छोड़ने आए हैं। ये तो बस पिता का धर्म निभा रहे हैं, इन्हें कुछ मत कहिए। वाह जी वाह, 4 महीने बाद आज ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और ये मनहूस फिर से आ गई। इस बार क्या जान लेके जाएगी? अरे मेरी भी सिर्फ टांग में फ्रैक्चर था, अब ये आ गई है तो पक्का टांग काटनी ही पड़ेगी। हे भगवान,
पिछली बार तो जूस का पूरा ट्रक ही पलट गया था। इस बार तो पक्का फैक्ट्री में ताला ही लग जाएगा। रितु के नए साधु पिता सबकी बात गौर से सुन रहे थे। फिर वो बोल पड़ते हैं। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो साथ में गोला लाए थे। उस गोला में वो सबको कुछ दिखाते हैं। वो दिन दिखाते हैं जब जूस से भरा ट्रक गिरता है। पास के कुछ जानवर उस गिरे जूस को पीते हैं और वहीं मर जाते हैं। देखो, इस जूस में तुम्हारे फैक्ट्री के मैनेजर ने जहर डाला था। अच्छा हुआ वो ट्रक गिरा, वरना पूरा परिवार जीवन भर के लिए जेल में होता। हे भगवान, तब तो न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती इस जूस को पीकर। शुक्र है भगवान का, अनहोनी से बचा लिया। फिर वो दिन देखते हैं जब पति का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन रितु के करवा चौथ के व्रत के कारण वो बच जाता है, वरना तो मृत्यु निश्चित थी। सभी रितु की तरफ देखते हैं। बाबा, मैं तो मनहूस नहीं हूँ। शुक्रिया बाबा, मेरे मन में जीवन भर का बोझ रहता कि मैं इन लोगों के दुख का कारण तो नहीं। नहीं नहीं बेटा, मनहूस तो ईश्वर किसी को नहीं बनाता। हर चीज का एक वक्त होता है और जो होना है वो तो होता ही है। मुझे माफ कर दे बहू, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, रक्षक भी है। हम लोगों को माफ कर दे बेटा। रितु को ससुराल में छोड़ बाबा वापस चले जाते हैं।